हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शरद चंद्र राय आप लोगों को पुनः अपने YouTube चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने टेंसेज के विषय में एक सामान्य जानकारी दी थी। अब टेंसेज के जो पार्ट होते हैं, जो सब टेंसेज होते हैं, उनके विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट टेंस की मैंने पहचान बताया था। जिस वाक्य के अंत में था थी थे लगा रहता है वो पास्ट टेंस में होता है या काम के समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ता था, ये भी पास्ट टेंस में है, और मैंने पढ़ा, ये भी पास्ट टेंस में होता है। मैं आगरा जाता था, ये भी पास्ट टेंस में होगा, तथा मैं आगरा गया, ये भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक। और जिस वाक्य के अंत में है हूं है लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, तथा जिस वाक्य के अंत में गागी गे लगा रहता है वो फ्यूचर टेंस होता है। अगर जो हम किसी भी इंसान की जो लाइफ होती है वो 3 प्रकार से होती है। जो वर्तमान में मैं हूं, ये वर्तमान काल कहा जाएगा या इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। जो मैं काम कर चुका हूं वो पास्ट टेंस में होगा, और जो मैं काम कल करूंगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं। हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, अब जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले स्थान पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे स्थान पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे स्थान पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। इस जो प्रेजेंट टेंस होता है तो उसके जो पहला भाग होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके विषय में हम चल रहे हैं चर्चा करने, या इसके विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं, अध्ययन करने चल रहे हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंसों को 2 भागों में बांटा गया है। एक इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, सिर्फ सहायक क्रिया होती है। जैसे मेरे पिता किसान हैं, ठीक, पृथ्वी गोल है, मैं सफेद पेन से लिखता हूं। ठीक, ये वाक्य किसमें केवल सहायक क्रिया है। अच्छा, और इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है अभी हम वीडियो के आगे बतला रहे हैं। और एक वैसे वाक्य जिसमें सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया भी होती है। पहला आप लोग देख लीजिएगा, इसको तो इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहला कि ये 2 प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला, जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, सिर्फ सहायक क्रिया होती है। जैसे मेरे पिता किसान हैं, पृथ्वी गोल है, मैं सफेद पेन से लिखता हूं। दूसरे प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो जिसमें सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया होती है। वो वाक्य कैसे होते हैं? जैसा मैं बता रहा था कि ऐसे वाक्य जिसमें सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया भी होती है। जनरली हम इसी टाइप के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसी प्रकार के वाक्य जो हमारे डेली यूज में भी आते हैं। जैसे किसी कहानी को सुनाते समय हम इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग कि मैं पत्र लिखता हूं, वे आम खाते हैं, तुम बागीचे में टहलते हो, इत्यादि। ठीक। पहचान इसकी क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में हैं हूं हैं से पहले ता की ते लगे होते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। मेन रूप से हम इस चैप्टर का, इस लेसन का अध्ययन यहां से शुरू करते हैं कि जिन वाक्यों में हैं हूं हैं से पहले ता की ते लगे होते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, हूं से पहले ता है, वे आम खाते हैं, है से पहले ते है, तुम बागीचे में टहलते हो से पहले ते है।
ठीक है ना। तो इसकी पहचान ये होती है जिन वाक्यों में हैं हूं हैं से पहले ताकि के लगे रहते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी रख लें कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं मेन रूप से। एक तो सकारात्मक वाक्य जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, एक होता है नकारात्मक वाक्य जिनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसी में एक और ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों को वो कर लिया जाएगा, एक उपभाग कर लीजिए। हाँ, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी होता है। और चौथा होता है ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है, उनको WH फैमिली वाले वाक्य भी कहते हैं। इनका अलग अलग कैसे इनके बनाने के क्या नियम हैं इसको हम चल रहे हैं अब इसके विषय में अध्ययन करने के लिए। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, कि फिर से लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। हाँ दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था जो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो साधारण वाक्य जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको साधारण वाक्य भी कहते हैं और इनको सामान्य वाक्य भी कहा जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं उसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया रखते हैं, उसके बाद कर्म रखते हैं। दोस्तों, एक चीज और नोट कर लीजिए कि एक वचन वाले कर्ता के साथ वाली जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं अभी हम आगे बताने चल रहे हैं। और यूं क्या कीजिए कि एक फार्मूले के रूप में नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले 1 नंबर पे रखेंगे सब्जेक्ट या कर्ता, दूसरे स्थान पे वर्ब या हिंदी में उसको क्रिया कहेंगे, तीसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं उसके विषय में हम चल रहे हैं बात करने के लिए। दोस्तों, एक वचन जो कर्ता होते हैं, जो एक वचन कर्ता होते हैं, ये सिंगुलर नंबर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, वो इतना आप लोग समझ लीजिए ही सी इट एंड वन पर्सन में, ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, इट जो है वो क्या नाम है निर्जीव चीजों के लिए या जानवरों के लिए, ठीक है ना। और एक वचन एक आदमी का नाम जैसे सीता, सोहन, राधा, मोहन, ये इस प्रकार के जो एक आदमी का नाम रहेगा तो वो एक वचन करता। हाँ, इतने जैसे सीता और राम ये बहुवचन के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है ना, वो एक वचन कर्ता कहलाते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज पर थोड़ा सा हम देख लें तो और उस कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसको हमने जैसे नियम बताया हुआ था कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और उसके बाद कर्म पूरक आदि रखते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट की परिभाषा में बताया था वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, जिस व्यक्ति द्वारा एक्शन लिया जाता है वो कर्ता कहलाता है। तो यहाँ लिखने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं करता हुआ, लिखना क्रिया हुई और ये एक पत्र कर्म हुआ, जो रेस्ट वाक्य है, रेस्ट वर्ड है वो कर्म हुआ। तो इसको क्या कहा जाएगा, आई, मैं की अंग्रेजी आई राइट ए लेटर, एक पत्र को ये लेटर हो गया, ठीक है। और दूसरा वाक्य है वह आम खाता है, तो ही, वह इसमें करता हुआ तो इसलिए उसकी अंग्रेजी होती है ही। आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो, ईट माने खाना
और इस लगा दिया गया है। अभी दोस्तों जिस क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, एक्स और जेड और ओ आएंगे, वो वाक्य के अंत में ई एस लगाया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिस क्रिया के अंत में जो क्रिया जो आएगी उसके अंत में वो अगर जो यस से समाप्त हो रही है उसके अंत में यस आ रहा है, यस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है और वो आ रहा है, तो वहां ई एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हुआ कि मैं काम करता हूं, एक और ले लीजिए, मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं। तो अब यहां देखिएगा, मैं की अंग्रेजी आई नहीं, वह काम करता है, वह काम करता है, वह काम करता है। तो इसमें क्या नाम है, वह करता हुआ जिसकी इंग्लिश ही हुई, ठीक, और करने की अंग्रेजी डू, तो डू के अंत में ईएस लगा दिया जाएगा। ही डज वर्क। बात समझ में आ रही है? ठीक, जैसे वह जाता है, तो वह जाता है, ही गोज। ठीक दोस्तों, या जैसे वह कपड़ा धोता है या शीला कपड़ा धोती है, तो अब इसमें क्रिया क्या है, शीला कपड़ा धोती है, इसमें क्रिया है धोना, शीला कपड़ा धोती है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो शीला, धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। यस एच आया हुआ है, देखिए यहां में जो मैं लिखा हूं यस एच आया हुआ है, तो इसलिए वॉशेस क्लॉथ। ठीक दोस्तों, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि जिस क्रिया की समाप्ति क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ आ जाए, जिस क्रिया की समाप्ति इन सब अक्षरों से हो, वहां हम ई एस का, और वो सिंगुलर नंबर हो, ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एक दो और ट्रांसलेशन कर लिया जाए। वह आम खाता है, तो ये हो गया ही ईट्स मैंगो, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, वे गाना गाते हैं, तो वे है सब्जेक्ट, जो रूल में लिखा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, दे ये प्लूरल नंबर है, और सिंग सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। ठीक, हम प्रतिदिन टहलते हैं, हम हुआ सब्जेक्ट, टहलना हुआ क्रिया, प्रतिदिन कर, हाँ, तो वी वॉक डे। ओके, ठीक है, और आगे चल रहे हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के दोस्तों। अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके विषय में सीखने के लिए। तो नकारात्मक वाक्य किनको कहते हैं, जिसे सकारात्मक वाक्य होते हैं कि मैं जाता हूँ, ठीक है, ये सकारात्मक वाक्य हुआ। लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। जिस भी वाक्य में नहीं शब्द आ जाएगा तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इनके बनाने के नियम क्या होते हैं कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं इसको लिख भी दिया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और
अंत में कर्म पूरक आदि रख देते हैं। ठीक है, एक चीज को और ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं, जगह कम है, और अंत में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। कर्म रख देते हैं। दोस्तों ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, डू नॉट या डज नॉट के प्रयोग के बाद कभी भी मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाते हैं। डू नॉट, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, डू नॉट या डज नॉट के बाद मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्यों में जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहते थे उनकी मुख्य क्रिया के अंत में हम क्या करते थे कि डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम डू नॉट या, अरे जो सकारात्मक वाक्य रहते थे तो उनकी मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नकारात्मक वाक्य चाहे प्रश्नवाचक वाक्य जहां भी डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा तो उसके बाद से हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फार्मूले के तौर पे यूं आप लोग, मतलब मेरे हिसाब से ट्रांसलेशन देख लिया जाए, वाक्य पहले किस टेंस का है और उसके बाद से किस प्रकार का वाक्य है, उसके बाद से मेरे हिसाब से एक सीक्वेंस बना लेना चाहिए। तो उसके बाद से ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी झिझक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब नकारात्मक, सकारात्मक वाक्यों में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। और जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से जो वर्ब होंगे, जो जिन वर्ब में, जिन सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा उनके वर्ब, मेन वर्ब के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या नाम है, नकारात्मक जो सेंटेंस रहेंगे उसमें क्या रखा जाएगा, पहले स्थान पर सब्जेक्ट रखा जाएगा, दूसरे स्थान पर डू नॉट या डज नॉट, और तीसरे स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और चौथे स्थान पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा। या यूं कह लीजिए कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। पूरा और कंसेप्शन चलिए हम क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ओके, तो अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया हुआ था बनाने के नियम में, अभी नोट कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और उसके बाद से कर्म पूरक आदि रखते हैं। बहुवचन कर्ता जहां होता है वहां डू नॉट का प्रयोग करते हैं और एक वचन जहां कर्ता होता है वहां डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैं जो है बहुवचन करता है, ये जनाई तो पड़ता है ये एक वचन है, लेकिन इसको अंग्रेजी में बहुवचन मानते हैं। ठीक, तो इसमें हुआ मैं करता हुआ और लिखना क्रिया हुआ, तो मैं की अंग्रेजी आई और उसके बाद से नियम के हिसाब से डू नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट, और उसके बाद से लिखने की अंग्रेजी राइट। हाँ, जब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो एकदम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है ना। ये हेडेक से, ये दिमाग से सरदर्दी उतर जाती है कि यहाँ यस या यस क्रिया में लगाना है नहीं लगाना है, इस कंसेप्शन से हम एकदम वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक, बात समझ में आ गई। फिर से, वह एक आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, क्यों, अब देखिए ही जो है एक वचन करता है, ठीक है ना, तो इसके लिए डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो वह आम नहीं खाता है, वह की अंग्रेजी ही, खाने की अंग्रेजी ईट और एकांकी ए मैंगो, तो उसको ट्रांसलेशन ऐसे होगा, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू
मार्केट। यू सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद से डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया, फिर से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, फिर टू मार्केट ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है ना, यू डू नॉट गो टू मार्केट। वे गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। दे सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल नंबर है इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सिंग ए सॉन्ग, एक गाना नहीं गाते हैं। हम प्रतिदिन नहीं टहलते हैं, वी डू नॉट वॉक डेली। हम ये अंग्रेजी वी जो सब्जेक्ट है और उसके बाद से डू नॉट का प्रयोग किए और वॉक डेली वो वॉक जो है वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और डेली प्रतिदिन जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आशा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद से इसके बाद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चल रहे हैं सीखने के लिए। अब चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं उसके विषय में हम सीखने के लिए। दोस्तों, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उनकी गणना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो क्या मैं पत्र लिखता हूँ? वह आम खाता है, तो क्या वह आम खाता है? ऐसे सेंटेंस को जहाँ एक प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसको कंसिडर करते हैं। उसको बनाने के नियम इस प्रकार से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। ये जैसा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद से सबसे पहले डू या डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से कर्म पूरक आदि, ये सब हम रख देते हैं। और जैसे इसमें हमने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रख देते हैं। दोस्तों, फार्मूले के रूप में इसको ऐसे ही एक जो सीक्वेंस में नहीं कहता हूं कि किसी भी टेंस को जब किसी भी सेंटेंस को पहचान जाओ कि वो किस टेंस में है, उसके बाद से उसको एक सीक्वेंस में रख दो। उस सीक्वेंस को केवल आप याद कर लीजिए, ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अब इसके लिए सबसे पहले नंबर पे डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और अंत में कर्म पूरक आदि रखा जाता है। पहले स्थान पर डू या डज, दूसरे स्थान पर सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में चौथे स्थान पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाएगा। बस ये बहुत ही सिंपल सी बात है। उस एग्जाम्पल से इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। एक वचन जहां सब्जेक्ट रहेंगे वहां डज का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन जहां सब्जेक्ट रहेंगे वहां डू का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है और कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। नियम के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो इसलिए इसको डू आई राइट ए लेटर। क्या वह एक आम खाता है, तो डज ही ईट ए मैंगो। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या वे गाना गाते हैं, डू दे सिंग ए सॉन्ग। क्या हम प्रतिदिन टहलते हैं, डू वी वॉक डेली। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सेंटेंस में भी नियम में मैंने लिखवाया हुआ था कि सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुवचन के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए ये सेंटेंस है क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। डू मैं की अंग्रेजी आई होती है, उसके बाद से लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होगी राइट और ए लेटर। ठीक समझ में आया। क्या वह एक आम खाता है, तो देखिए दोस्तों वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके स्थान पर डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से वह की अंग्रेजी ही होती है, सब्जेक्ट रखा जाएगा।
इट माने खाना, हाँ, और ये मैंगो, ठीक है। क्या तुम बाजार जाते हो, यहाँ तुम जो है बहुवचन है तो इसलिए डू का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो जाने की अंग्रेजी गो होती है, गो टू मार्केट। फिर से अब अगला सेंटेंस है, क्या वे गाना गाते हैं, क्या वे एक गाना गाते हैं, तो एक यहां लिख दिया जाए, एक गाना गाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ क्या वे एक गाना गाते हैं। थोड़ा सा एक मिनट, क्या वे एक गाना गाते हैं, डू दे सिंग ए सॉन्ग, क्या हम प्रतिदिन टहलते हैं, डू वी वॉक डेली। अब देखिए, क्या वे एक गाना गाते हैं, वे बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया जाएगा। वे की अंग्रेजी दे होती है, अच्छा, और गाने की अंग्रेजी एक जो गाना जो वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसकी अंग्रेजी सिंग होती है, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसकी अंग्रेजी सॉन्ग होती है। तो हुआ इसका डू दे सिंग ए सॉन्ग, क्या हम प्रतिदिन टहलते हैं, डू वी वॉक डेली। क्योंकि हम जो है प्लूरल नंबर है इसलिए इसके लिए ऐसे सेंटेंस को शुरुआत में हम डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से हम की अंग्रेजी वी होती है, और टहलने की अंग्रेजी वॉक होती है, प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली होती है। सीक्वेंस में ऐसे रखेंगे, डू वी वॉक डेली, ठीक। अब हम चलते हैं इस प्रकार के सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों, अगर दोनों प्रकार के सेंटेंस हैं तो हम कैसे क्या करेंगे। दोनों प्रकार के सेंटेंस हैं तो उनके हम बनाने के नियम कैसे करते हैं, इसको पूरा उसका नियम तो लिखवाती हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों शब्द साथ साथ प्रयोग किए गए हों, ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, उससे संबंधित हम नियम जानने की चर्चा कर रहे हैं। जैसे इनके बनाने के नियम ये हैं कि सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में जैसा आप लोग जानते हैं कर्म पूरक आदि रख देते हैं। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में कर्म पूरक आदि रख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट ए लेटर। जैसा कि मैं बताया था, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो चूंकि आई है सब्जेक्ट, ये इंग्लिश में प्लूरल नंबर में कंसीडर की जाती है, तो इसलिए डू का प्रयोग होगा। उसके बाद से मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे स्थान पर नॉट है, तीसरे स्थान पे क्रिया की, दूसरे स्थान पे पहले डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया जाएगा, तीसरे स्थान पे नॉट है, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और अंत में कर्म पूरक आदि रख दिया जाएगा। दूसरा है, एग्जाम्पल पर देखिएगा, क्या वह एक आम नहीं खाता है, चूंकि वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से वह की अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो ही होती है, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से खाने की जो अंग्रेजी जो होती है इट होती है, और ये मैंगो ये कर्म पूरक आदि है, एक आम, ठीक। पूरा सेंटेंस ऐसे, डज ही नॉट ईट ए मैंगो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। अब चूंकि यू प्लूरल नंबर है तो उसके लिए यू का डू का प्रयोग किया जाएगा, यू नॉट गो टू मार्केट। सबसे पहले डू, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से कर्म पूरक आदि रखा गया। पूरा सेंटेंस है कि डू यू नॉट गो टू मार्केट। क्या वे गाना नहीं गाते हैं, तो अब वे जो है प्लूरल नंबर है इसलिए डू का प्रयोग किया जाएगा, तो डू, उसके बाद से वे की अंग्रेजी दे होती है, उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया जाएगा नहीं, और उसके बाद से सिंग, जो एक गाना जो वर्ब के रूप में है उसको सिंग बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में
रहेगा गाना उसको सॉन्ग बोलते हैं। पूरा सेंटेंस जो हिंदी में है कि क्या वे गाना नहीं गाते हैं, तो डू दे नॉट सिंग सॉन्ग। ओके दोस्तों, अब ये हमारे यहाँ तक अनुमान है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद से ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम चल रहे हैं देखने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन हम उपरोक्त बनाए गए नियम के हिसाब से हम कर लेते हैं। जो नियम अभी मैंने बताया हुआ था कि जैसे क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट लेटर, इसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या वह पत्र क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू मार्केट। इन वाक्यों में हाँ ना में जवाब दे दिया जाता है। लेकिन अगर जो ऐसा वाक्य आ जाए कि जैसे वह एक आम क्यों नहीं खाता है, इसका हम हाँ ना में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्या होता है कि ये दिए गए नियम के हिसाब से, ये जो दिया गया नियम है कि सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी पहले स्थान पे, सब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए या WH फैमिली का वो वर्ड हो, तो अभी WH फैमिली के वर्ड को हम लिख दे रहे हैं कि वो कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब की हाउ, वाई, व्हेन, ये सब अभी हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद से डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट स्थान का प्रयोग करते हैं और अंत में पांचवें स्थान पे कर्मपूरक कार्य रखते हैं। जैसे वह एक आम क्यों नहीं खाता है, वह एक आम क्यों नहीं खाता है। ठीक है ना। तो यहां प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई, उसके बाद से क्या लिखेंगे, डू या डज का प्रयोग करते हैं। चूंकि वह सिंगुलर नंबर है तो इसलिए डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से क्या रखते हैं कि सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी पुल्लिंग है, इसलिए वह की अंग्रेजी ही हुई, व्हाई डज ही। और उसके बाद से जब नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो हम आगे ही और मेन वर्ड के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। व्हाई डज ही नॉट ईट मैंगो, ए काम है ना, ए। अगर नहीं समझना होता, जैसे वह एक आम क्यों खाता है, तो व्हाई डज ही ईट मैंगो, और वह एक आम क्यों नहीं खाता है, तो नॉट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रख दिया जाता है। शेष रूल वैसे ही होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि तुम बाजार क्यों जाते हो। अभी दूसरे एग्जाम्पल से हम देखें कि तुम बाजार क्यों जाते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तुम बाजार क्यों जाते हो। ठीक दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद से डू या डज का प्रयोग करते हैं,
वाई डू, उसके बाद से सब क्या रखते हैं कि सब्जेक्ट रखते हैं। तीसरे स्थान पर मैंने लिखाया है, देखिए। हाँ, तो वाई डू यू, और उसके बाद से चौथे स्थान पर क्या आती है, क्रिया आती है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया यहाँ है जाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म जाने की अंग्रेजी गो होती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अंत में कर्म पूरा कार्य रख देते हैं, गो टू मार्केट। अगर यही रहता तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ क्या नाम है कि सब्जेक्ट और मुख्य सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर जो ऐसा रहे कि तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। अब लिखते हैं कि WH फैमिली के मेंबर कौन कौन से वर्ड होते हैं। हम अब WH फैमिली के कुछ वर्डों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग की मीनिंग, वोकाबुलरी, शब्दकोश बहुत कम रहता है, शब्दकोश का ज्ञान बहुत कम रहता है। आप लोगों से निवेदन ये है कि पर डे आप कम से कम तीन वर्ड अगर जो आप लोग नए याद करेंगे, तो एक साल के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा एक अच्छा शब्दकोश बन जाएगा। हाँ, एक बहुत अच्छा मीनिंग की जानकारी आपको हो जाएगी। थोड़ा सा अब देखिए, जैसे ये WH फैमिली के जो वर्ड हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे वेयर मैंने कहाँ, होम किसको, विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज किसका, व्हेन कब, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हु माने भी कौन। ठीक है। अब हाउ मेनी ऑफन कितनी बार, हाउ मच माने कितना, हाउ मेनी टाइम्स ये भी कितनी बार। देखो हाउ मेनी टाइम्स भी कितनी बार होता है और हाउ मेनी ऑफन भी कितनी बार होता है। ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, एक्सरसाइज करने से पता चल जाएगा। आगे के एक्सरसाइज में हम बताएंगे। हाउ मेनी माने कितना, एट व्हाट टाइम्स माने किस समय, एट व्हाट प्लेस किस जगह, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार। ये उम्मीद है कि इसको आप लोग याद करेंगे। दोस्तों, ये ट्रांसलेशन, ये वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबा हो गया होगा, लेकिन अगर जो पूरा इतना लंबा अगर जो मैं पूरा बता ही नहीं पाऊंगा, तो आप लोग समझेंगे क्या। कोई भी आदमी इस दुनिया में अंतर्यामी नहीं होता है। तो जो लोग जानते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जो लोग जानते हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए पूरी बात जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी छात्र जो हैं, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो पूरी होने के बावजूद भी, ये वीडियो लंबी होने के बावजूद भी इसको पूरा देखिएगा। और ये जो टेंसेज जो होते हैं, इनका चैप्टर थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाता है, हाँ, लेकिन ये एडवांस इंग्लिश लेकर के बोलचाल की भाषा में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। तो इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और ये वीडियो का टेंसेज के बाद ये पहला सेक्शन है, इसीलिए मैं इसका नाम ट्रांसलेशन सेशन 1 रखूँगा। ठीक है। इसी के बाद जो टेंस पढ़ाऊँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर पढ़ाऊँगा तो उसका सेशन 2 रहेगा। यही मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप लोगों को कोट बार धन्यवाद, और फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।